Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 12th क्लास के इंग्लिश के बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 6 को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक. जो ये आज का चैप्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष चैप्टर है क्योंकि यह एक फिल्म स्टूडियो से संबंधित है जिसका नाम है जेमिनी स्टूडियो. और इसके बारे में जो हमें बता रहे हैं, जो हमारे लेखक है, वह एक तमिल लेखक है जिनका नाम है अशोकमित्रन. वह अपने उस समय के बारे में हमें बताना चाहते हैं जो कि उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में बिताया और उस दौरान उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में किए हुए अपने सारे अनुभव को हमसे शेयर करने की कोशिश की है. तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. और इस चैप्टर की शुरुआत में अबाउट द ऑथर यानी कि अशोकमित्रन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं. तो आइए शुरू करते हैं. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है पोइट्स एंड पैनकेक और इसके ठीक नीचे आपके सामने लिखा हुआ है अबाउट द ऑथर यानी कि लेखक के बारे में. तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि अशोकमित्रन जो कि हमारे जो लेखक है जिनका नाम है अशोकमित्रन, तमिल राइटर, एक तमिल लेखक जिनका जन्म 1931 में और जिनकी मृत्यु 2017 में हुई. रिकाउंट्स वो याद करते हैं, हिज ईयर्स अपने उन वर्षों को वो याद करते हैं एट जेमिनी स्टूडियो जो कि उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में बिताए. इन हिज बुक अपनी एक पुस्तक में माई ईयर्स विद बॉस, जिस बुक का नाम है माई ईयर्स विद बॉस, विच टॉक्स अबाउट यानी कि जो बुक इन्होंने लिखी थी जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस, तो उसमें ये अपने उस समय के बारे में हमें बताते हैं जो समय इन्होंने जेमिनी स्टूडियो में बिताया. और वो बुक किस बारे में बात करती है, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस यानी कि वह बुक एक प्रभाव के बारे में बात करती है, ऑफ मूवीज़ यानी कि जो फिल्में हैं, फिल्मों का जो प्रभाव है उसके बारे में बात करती है. ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया यानी कि जीवन के हर पहलू पर बनी हुई जो फिल्में थी उनका प्रभाव, उनका असर भारत में सभी लोगों पर क्या पड़ा, उसके बारे में वह पुस्तक बात करती है. द जेमिनी स्टूडियोज़ यानी कि जो जेमिनी स्टूडियो है लोकेटेड इन चेन्नई जो कि चेन्नई में स्थित हैं, वॉज सेटअप इन 1940 जिसकी शुरुआत 1940 में हुई. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन. जो ये जेमिनी स्टूडियो था यह सर्वाधिक फिल्में बनाने वाले संगठनों में से एक था. ऑफ इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग जो कि भारत के शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने के लिए माने जाते थे. इट्स फाउंडर वाज एस वासन, जो इनके संस्थापक थे जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी वह एस वासन थे. द ड्यूटी ऑफ अशोकमित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वॉज, और जो हमारे लेखक हैं इनकी जो ड्यूटी थी जेमिनी स्टूडियो में वो यह थी कि टू कट आउट द न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन अ फाइल. कि वह न्यूज़पेपर को कुछ कट करके यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर कुछ खास क्लिपिंग, कुछ विशेष हिस्सा न्यूज़पेपर में से कट करके वह बहुत बड़ी मात्रा में उनको इकट्ठा करके अलग अलग विषय पर उनको इकट्ठा करते थे इन फाइलों में. मैनी ऑफ दिस हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड कि बहुत सी क्लिपिंग को तो हाथों से लिखना पड़ता था. ऑल्दो हालांकि ही परफॉर्म्ड एन सिग्निफिकेंट फंक्शन कि वे कुछ खास कार्य नहीं करते थे यानी कि वह एक बहुत ही छोटा सा कार्य माना जाता था जिसको वो करते थे. ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ जेमिनी फैमिली, लेकिन उनको जेमिनी परिवार के हर सदस्य के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी. द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, और जो आज का जो चैप्टर है जो कि नीचे आपके लिए लिखा हुआ है यह उनकी एक पुस्तक माई ईयर्स विद बॉस का एक छोटा सा अंश है. तो आइए शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि इस चैप्टर के द्वारा लेखक हमें कौन कौन सी जानकारी देना चाहते हैं. तो इस चैप्टर की शुरुआत में अशोकमित्रन लिखते हैं कि पैनकेक वाज द ब्रांड नेम यानी कि पैनकेक एक विशिष्ट नाम था यानी कि बहुत ही बड़ा नाम था. और द मेकअप मटेरियल यानी कि मेकअप का सामान बनाने वाला एक बहुत बड़ा नाम था. दैट जिसको जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रकलोड, जिसको जेमिनी स्टूडियो बहुत ही भारी मात्रा में खरीदा करता था. ग्रेटा गैर्गो एक स्वीडन देश की जो अभिनेत्री थी ग्रेटा गैर्गो, मस्ट हैव यूज इट कि ग्रेटा गैर्गो ने तो इस सामान को यूज़ किया ही होगा, ने भी सामान को यूज़ किया होगा. एंड वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज इट, और भारत की जो अभिनेत्री वैजंती माला थी उसने भी इस सामान का प्रयोग किया होगा. बट लेकिन रति अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन रति अग्निहोत्री नाम की जो अभिनेत्री थी उन्होंने शायद ही इसका नाम सुना होगा. द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर ऑफ बिल्डिंग, जो
जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था, यानी कि जहाँ पर कलाकारों का मेकअप किया जाता था, वह उस बिल्डिंग के ऊपर वाले माले पर हुआ करता था। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे कि द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर्स, यानी कि वह एक जीना ऊपर चढ़ करके जाते थे, तो ऊपर बनाया गया था ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में, दैट वॉज बिलीव्ड, जिस बिल्डिंग को माना जाता था टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल, यानी कि जिस बिल्डिंग को रॉबर्ट क्लाइव्स का एक अस्तबल माना जाता था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स, और अन्य लगभग दर्जनों मंजिलें इन द सिटी, उस शहर में, आर सेड, उनके बारे में बताया जाता है, टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव्स हैं वह उस शहर के लगभग दर्जनों बिल्डिंगों में निवास करता था। फॉर, क्योंकि हिज ब्रीफ लाइफ, कि जो उसका छोटा सा जीवन था, संक्षिप्त जीवन था, एंड इवन ब्रीफ और स्टे, और उससे भी छोटा जो उसका ठहराव था, यानी कि वो जो वहाँ पर रुकते थे बहुत ही कम समय के लिए, इन मैड्रास, मद्रास में, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारी जगह को बदला होगा रहने के लिए, बेसाइड, और इसके साथ साथ फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल, और कुछ असंभव सी लड़ाइयाँ भी उसने लड़ी होगी, इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, भारत के दूर दराज कोने कोने में उसने बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी होंगी, एंड मैरिंग अ मेडन, और एक सुंदर सी लड़की से शादी करना, इन सेंट मैरीज चर्च, सेंट मैरीज चर्च में, इन फोर्ट सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज के जो सेंट मैरीज जो चर्च था उसमें एक सुंदर सी लड़की से शादी करना, इन मैड्रास, मैड्रास में, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो वो बिल्डिंग थी जिसमें ये जेमिनी स्टूडियो स्थित था, उस बिल्डिंग में जो जीने से चढ़ करके जो ऊपर का जो हिस्सा था, यानी कि जो सेकंड जो मंजिल थी, उसमें इसका अपार्टमेंट बनाया गया था जहाँ पर कलाकारों का मेकअप किया जाता था, और जिस बिल्डिंग को माना जाता था कि वो रॉबर्ट क्लाइव्स का कभी एक अस्तबल रहा होगा। और साथ साथ इसमें यह भी बताया था कि क्योंकि जो उसका जो संक्षिप्त जो जीवन था, यहाँ तक कि उसका बहुत ही कम समय के लिए मैड्रास में रुकना, यह बताता है कि इसके अलावा कि साथ साथ उन्होंने बहुत सी इम्पॉसिबल यानी कि असंभव सी लड़ाइयाँ भी लड़ी होंगी जो कि भारत के दूर दराज के कोनों में थी, और एक सुंदर सी लड़की से मैड्रास के एक चर्च में शादी करना। और इसके बाद जो हमारे लेखक वो बताते हैं कि द मेकअप रूम हैड अ लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून, जो कलाकारों का मेकअप रूम था जहाँ पर कलाकारों का मेकअप किया जाता था, वह बिल्कुल एक बाल काटने वाली दुकान के जैसा लगता था, उसका लुक ऐसा ही था, विद लाइट्स, जिसमें बहुत सारी लाइटें थी, एट ऑल एंगल, यानी कि हर कोण से, हर एंगल से वहाँ पर लाइटें सजाई गई थी, अराउंड हाफ डजन लार्ज मिरर, और लगभग आधा दर्जन बड़े बड़े वहाँ पर शीशे थे, दर्पण थे, देवर ऑल इंडेसेंट्स लाइट, और वे जो लाइट्स थी वो बहुत ही तेज़ प्रकाश की लाइट थी, सो इसलिए यू कैन इमेजिन, इसलिए आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, द फेरी मिजरी, यानी कि जो होने वाली जो तकलीफ़ें थी, ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, यानी कि जो जिन लोगों को वहाँ पर मेकअप किया जाता था उनको होने वाली तकलीफ़ का जो अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय बंगाली, सबसे पहले उस मेकअप डिपार्टमेंट की देखरेख एक बंगाली के द्वारा की जाती थी, हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो, जो कि उस मेकअप स्टूडियो से कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया था, एंड लेफ्ट, और वहाँ से वो चला गया, यानी कि उसको लगता था कि अब उस मेकअप रूम में काम करना उसके लिए एक छोटी सी बात है, इसलिए वो उससे काफ़ी बड़ा बन गया था और वहाँ से वो चला गया। आगे इसमें लिखा है कि ही वॉज सक्सीडेड, और उसके बाद एक अन्य व्यक्ति आया जो कि उसके कार्यभार को संभालने के लिए तैयार था, बाय आ महाराष्ट्रियन, यानी कि महाराष्ट्र का रहने वाला एक व्यक्ति आया उसकी जगह पर, जो बंगाली उसे वहाँ पर काम छोड़कर चला गया था, तो उसकी जगह एक महाराष्ट्र का रहने वाला व्यक्ति आया, हु वॉज असिस्टेड बाय धरवार कनेडियन, जिसकी सहायता करने के लिए वहाँ पर धरवार कनेडियन था जो कि महाराष्ट्रियन की सहायता करता था, एंड आंध्रा ए मैड्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मेसेस एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और वहाँ पर उनके साथ साथ वहाँ पर आंध्रा के लोग थे, मद्रास के लोग थे, क्रिश्चियन भी थे, एंड एंग्लो बर्मेसेस भी थे, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और वहाँ पर आमतौर पर स्थानीय तमिल व्यक्ति भी थे। ऑल दिस शोज, यह सब यह प्रतीत करता है दैट कि देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशंस, कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय अखंडता यानी कि राष्ट्रीय तालमेल पाया जाता था, यानी कि एक ही जगह पर अलग अलग जगह के जो लोग हैं वो मिलकर के काम करते थे, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय एकता नज़र आती थी। लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन,
यानी कि AIR और दूरदर्शन की शुरुआत से भी पहले वहाँ पर राष्ट्रीय अखंडता नजर आती थी। बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि इसमें ये बताया गया कि AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन जब इनकी शुरुआत हुई थी और ये भारतीय अखंडता के बारे में जो प्रोग्राम को दिखाया करते थे, प्रसारित किया करते थे, उससे बहुत समय पहले ही सन 1940 में जब इस जेमिनी स्टूडियो की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर बहुत से लोग मिलकर के काम करते थे और वहाँ पर एक भारतीय अखंडता यानी कि भारतीय तालमेल और एकता का बहुत बड़ा उदाहरण उस जेमिनी स्टूडियो में मिलता था कि वहाँ पर अलग अलग जगह के जो लोग मिलकर के काम करते थे। आगे इसमें बताया गया है कि दिस गैंग ऑफ नेशनली मेकअप मैन, और जो वहाँ पर जो मेकअप करने वाले जो एक रूपता वहाँ पर जो दिखाते थे, उन सारे व्यक्ति की जो टोली थी, could turn any decent looking person, किसी भी भोले भाले दिखने वाले किसी भी व्यक्ति को वो बदल सकते थे किस चीज़ में, into a hideous crimson hued monster, जो कि बहुत ही भद्दे भयावह एक राक्षस के रूप में बदल सकते थे, यानी कि उनके मेकअप करने में वह एक कला थी। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, और ये सारा जो कार्य है वह जो पैनकेक कंपनी का बहुत ही भारी मात्रा में सामान लिया करते थे उन सब की सहायता से क्या करते थे, और साथ साथ एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशन एंड लोशन, और यहाँ पर स्थानीय रूप से जो बनाए गए जो क्रीम थी, यहाँ पर जो पोषण वो क्रीम है एंड द लोशन और जो द्रव है, उन सारी चीज़ों का प्रयोग करके वह एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को, यानी कि एक सुंदर भले भाले व्यक्ति को जो दिखता था उसको एक राक्षस के रूप में बदल दिया करते थे अपने उस मेकअप से। आगे इसमें लिखा है कि दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, यानी कि वे वो दिन थे जब फिल्म की जो शूटिंग थी वो स्टूडियो के अंदर ही होती थी, एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटसाइड, और फिल्म का सिर्फ 5% हिस्सा ही बाहर शूट किया जाता था। आई सपोज, मेरा अनुमान है कि द सेट्स एंड द स्टूडियो लाइट्स, की जो सेट था यानी कि जहाँ पर शूटिंग होती थी और जो स्टूडियो की जो लाइट थी, नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज़ टू बी मेड टू लुक अगली, कि वहाँ के सेट को और जो उसकी लाइट थी उसको बॉयज़ और गर्ल्स यानी कि लड़के लड़कियों को भद्दा बनाने की आवश्यकता थी, इन ऑर्डर टू, ताकि लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, ताकि वो उस मूवी में आकर्षक यानी कि प्रेजेंटेबल नज़र आए। आ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, कि मेकअप डिपार्टमेंट में एक विशेष प्रकार का पदानुक्रम अपनाया जाता था, यानी कि एक सिस्टम अपनाया जाता था जिसमें द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस अगली, कि जो उसमें मुख्य मेकअप मैन होता था वह मुख्य कलाकारों को, यानी कि जिसमें एक्टर और जो एक्ट्रेस होते थे यानी कि जो अभिनेता और अभिनेत्री होता था वो उनको भद्दा बनाया करता था, यानी कि उनका बहुत ही खराब मेकअप किया करता था। एंड इज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो, और जो उनका मुख्य सहायक होता था वह दूसरे नंबर के हीरो और हीरोइन को भद्दा रंग दे दिया करता था। द जूनियर असिस्टेंट, और जो उनका उससे जूनियर जो असिस्टेंट होता था, द मेन कॉमेडियन, उस फिल्म के जो हास्य कलाकार था उसको भद्दा रंग दिया करता था, यानी उसका भद्दा मेकअप किया करता था, एंड सो फोर्थ, और इसी तरीके से बाकी जो कलाकार हैं उनके लिए यही क्रम चलता रहता। यानी कि इसमें ये बताया गया कि उन दिनों जो फिल्म की जो शूटिंग है वो स्टूडियो के अंदर ही होती थी, और वहाँ की जो लाइट है और जो उनका जो सेट है उसके लिए जो लड़के लड़कियाँ एक्टर जो कलाकार अभिनेता अभिनेत्री थी उनको एक भद्दे तरीके से उनका मेकअप किया जाता था, यानी उनको बदसूरत बना दिया जाता था जिससे कि वह उन लाइट में उस सेट पर बहुत ही अच्छे नज़र आए। और इसमें एक सिस्टम अपनाया जाता था जिसको हम इसमें हायरार्की बोलते हैं, जिसमें एक पद अनुक्रम है कि सबसे बड़ा जो मेकअप आर्टिस्ट है वो सबसे बड़े हीरो हीरोइन का मेकअप करेगा, और जो उससे नीचे है वो उसके दूसरे नंबर के कलाकारों का मेकअप करेगा। इसी तरीके से ये क्रम दूर तक चलता रहता था। आगे इसमें आपको बताया गया है कि द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, और वे कलाकार जो कि भीड़ का रोल करते थे, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, कि वहाँ के ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी हुआ करती थी। इवन यहाँ तक कि द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, यहाँ तक कि जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें भी एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज, और उन दिनों व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, उन दिनों जब भीड़ की शूटिंग हुआ करती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जॉइंट वेसल, कि आप उसको बड़े आसानी से देख सकते थे कि वो एक बहुत बड़े बर्तन में रंगों को घोला करता था, एंड और स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर, और उसके बाद इस रंग को भीड़ का रोल अदा करने वाले जो कलाकार थे उन पर लगाया जाता था।
द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर, और इसका यह एक आइडिया दिमाग में रखा जाता था कि त्वचा का एक एक रोम यानी कि एक एक छिद्र को पूरा कवर यानी कि उसको बंद कर दिया जाना। ऑन द सरफेस ऑफ द फेस, चेहरे पर जितने भी छिद्र हुआ करते थे उनको भी पूरा अच्छी तरीके से बंद करना उस मेकअप का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, कि जब मेकअप किया जाता था उस प्रोसेस के दौरान यही ध्यान रखा जाता था कि त्वचा का हर एक छिद्र बंद कर दिया जाए। ही वॉज एग्जैक्टली नॉट ए बॉय, वास्तव में वह एक लड़का नहीं था। ही वॉज इन हीज अर्ली 40s, वह लगभग 35-40 वर्ष का एक व्यक्ति था। हैविंग एंटर्ड इन स्टूडियो ईयर्स एगो, और वो बहुत वर्षों पहले उस स्टूडियो में एंट्री ले चुका था। इन द होप ऑफ कमिंग अ स्टार एक्टर, एक मुख्य कलाकार बनने की आशा को लेकर के, और या फिर अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक राइटर, या फिर वह एक बहुत बड़ा स्क्रीन राइटर या फिर डायरेक्टर या फिर लिरिक राइटर बनने की चाह रखता था। ही वॉज ए बिट ऑफ ए पोइट, और वह थोड़ा थोड़ा कवि भी था। आगे इसमें आपको बताया गया है कि इन दोज डेज, उन दिनों, आई वर्कड इन अ फ्रेंच क्यूबिक, कि उन दिनों में एक कोठरी में काम करता था। टू ऑल साइड ऑफ इट, जिसकी तो पूरी की पूरी जो साइड थी और फ्रेंच विंडोज़, वो फ्रेंच विंडोज़ हुआ करती थी। आई डिड नॉट नो दैट टाइम, में मुझे उस समय ये नहीं पता था। दोज वर कोल्ड फ्रेंच विंडोज़, की उनको फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है। सीइंग मी, मुझे देख करके, सिटिंग एट माई डेस्क टेयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन द डे आउट, यानी कि पूरे दिन मुझे मेरी सीट पर बैठा देख और न्यूज़पेपर फाड़ते हुए देख। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं आगे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग मुझे ऐसा सोचते थे। इट इज़ लाइक दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, कि शायद हो सकता है कि जो बॉस थे वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हों। सो इसलिए एनी वन, हर कोई वह व्यक्ति, हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, कि जिसको यह लगता था कि मुझे कुछ अच्छा कार्य दिया जाए, वुड बार्क इनटू माय क्यूबिक, मेरी कोठरी में आ जाता, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और एक जोरदार लंबा चौड़ा भाषण देकर चला जाता। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप विभाग का जो लड़का था, है डिसाइडेड, वह यह निर्णय ले चुका था। आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन, कि मुझे इस बात का एहसास दिलाया जाए, यानी कि मुझे इस बात की जानकारी दिलाई जाए, हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट, कि किस तरीके से एक महान साहित्यिक जो प्रतिभा है उसको बेकार कर देने का आदेश दिया जा रहा है, यानी कि उसको बेकार किया जा रहा है उस डिपार्टमेंट में। फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवेट्स, जो कि वहाँ के नाई और छोटे मोटे काम करने वालों के लिए ही उपयुक्त था। सून, और जल्द ही, आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, और जल्द ही मैं हर बार भीड़ की शूटिंग होने की प्रार्थना कर रहा था। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट, और नहीं तो इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक, नहीं तो मुझे उसके काव्य से कोई भी नहीं बचा सकता था, यानी कि मैं उसके काव्य से, जिस तरीके से वह मेरे सामने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया करता था और मुझे वो एहसास दिला रहा था कि किस तरीके से एक साहित्यिक प्रतिभा वहाँ पर बैठे बैठे बेकार हो रही है, तो मैं हमेशा भीड़ की शूटिंग की प्रार्थना करता रहता था ताकि मैं उसके उस भाषण से बच सकूँ। आगे इसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, यानी कि उसके जो भाषण थे, उसके जो काव्य थे, उससे मैं बचना चाहता था, और अगर मेरी शूटिंग की प्रार्थना पूरी नहीं होती तो मुझे उसके भाषण से कोई भी नहीं बचा सकता था। तो आगे इसमें आपको बताया गया कि इन ऑल द इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि जब किसी व्यक्ति के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इकट्ठा हो जाता है तो उसके हर एक उदाहरण में, यहाँ पर इंस्टांसेस कम होता है, उदाहरण, हर एक उदाहरण में, यानी कि गुस्से के हर एक उदाहरण में, यू विल ऑलवेज फाइंड, आप हमेशा यह देखेंगे कि द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, कि जो गुस्सा है वो किसी एक व्यक्ति की तरफ फेंक दिया जाता है, ओपनली और कवर्टली, चाहे वो खुलेपन से हो या फिर वो गुप्त तरीके से हो। एंड दिस मैन, और जो ये व्यक्ति था जो कि हमेशा मुझे एक काव्य सुनाया करता था, जो ये व्यक्ति था, और द मेकअप डिपार्टमेंट, इस मेकअप डिपार्टमेंट का, वॉज कन्विंस्ड, उसे यह विश्वास था, दैट कि ऑल हिज वॉज, जो उसके सभी दुख हैं, इग्नोमी, जो उसके अपयश हैं कि वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, एंड नेगलेक्ट, और उसको जो नकारा जाना था, यानी कि जो उपेक्षा है, वर्ड ड्यू टू, वो सभी एक व्यक्ति की वजह से, तो और उस व्यक्ति का नाम था कोटामंगलम सुब्बू। कोटामंगलम सुब्बू एक ऐसा व्यक्ति था, सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, जो कि जेमिनी स्टूडियो में दूसरे स्थान पर था।
ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर इंकरेजिंग ओपनिंग, कि वह एक बहुत सी उत्साहवर्धक यानी कि उत्साहपूर्ण एक शुरुआत नहीं पा सका इन फिल्मों में देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय, कि हमारे मेकअप बॉय की तुलना में जैसे कि हमारे मेकअप बॉय को उस तरीके की शुरुआत मिली थी, वह हमारे मेकअप बॉय की तुलना में इस तरीके की उत्साहपूर्ण शुरुआत नहीं पा सका। ऑन द कंट्री, और इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम, और इसके विपरीत उसने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अनिश्चित और बहुत ही मुश्किल भरा समय देखा होगा। फॉर, क्योंकि व्हेन ही बिगेन हिज करियर, कि जब उसने अपने करियर को शुरू किया होगा, देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी, कि उस समय कोई विशेष रूप से जो व्यवस्थित फिल्म बनाने की जो कंपनी थी, ऐसी कोई कंपनी नहीं रही होगी, और ऐसा कोई स्टूडियो भी नहीं रहा होगा। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, यहाँ तक कि शिक्षा के मामले में भी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ तक कि जो औपचारिक शिक्षा है उसके मामले में भी, शुभ कुड नॉट हैव हैड एन एप्रिसिएबल लीड ओवर आवर बॉय, यानी कि जो हमारा मेकअप बॉय था उसकी तुलना में शुभ को भी पढ़ाई के मामले में भी कभी भी उस तरीके की एप्रिसिएबल लीड, यानी कि कभी भी उसकी उस तरीके से तारीफ नहीं हुई होगी। बट लेकिन बाय वर्चू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, लेकिन खास बात यह थी कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण अ वर्चू, जो कि एक विशेष तौर पर एक खास बात थी, इंडेड सचमुच में, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद उसके सामने बहुत अच्छे हालात रहे होंगे, उसको कोई समस्या नहीं होगी, एंड पीपल, उसने बहुत सारे लोगों को भी देखा होगा। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल द टाइम, कि उसमें हमेशा खुश मिजाज दिखने की, खुश रहने की एक योग्यता थी। इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म, यहाँ तक कि उसकी फिल्म असफल होने के बाद, यानी कि उसकी फिल्म ज़्यादा नहीं चलती थी, तब भी उसके अंदर खुश रहने की एक योग्यता थी, यानी कि एक क्षमता थी। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, कि उसके पास हमेशा लोगों के लिए काम होता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, कि वह कुछ भी काम खुद से नहीं कर सकता था। बट लेकिन ही सेंस ऑफ लॉयल्टी, लेकिन जो उसके ईमानदारी की जो बात थी, मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल, उसे अपने जो प्रधान व्यक्ति था उससे खुद ही परिचित करा देती थी, यानी कि उसकी ईमानदारी सबको नज़र आती थी कंप्लीटली, पूरी तरीके से। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, और जो उसके अंदर सभी रचनात्मक जो योग्यता थी, वह अपने जो स्टूडियो का जो प्रधान व्यक्ति था उसके फ़ायदे में ही वो लगा दिया करता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, वह फिल्मों के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति रहा होगा। ही वॉज ए मैन, वह एक ऐसा व्यक्ति था, हु कुड बी इंस्पायर्ड, जिसको प्रेरित किया जा सकता था, वैन कमांडेड, जब उसे कोई भी काम दिया जाता था तो उसको प्रेरित किया जा सकता था। अब यहाँ पर फिल्म के एक दृश्य के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में विचार किया जा रहा है कि उसको कैसे बनाया जाए, उसकी शूटिंग कैसे की जाए। तो ये दृश्य यह है कि द रेड फाइट्स विद द टाइग्रेस, कि एक चूहा बाघिन से लड़ता है अंडर वाटर, पानी के नीचे, एंड किल्स हर, और उसको मार भी देता है। बट लेकिन टेक्स पिटी ऑन द कप्स, लेकिन वही चूहा उस बाघिन के बच्चों पर दया दिखाता है, एंड टेंट्स देम लविंगली, और उनके बड़े प्यार से देखभाल करता है। अब यहाँ पर जो डायरेक्टर वो कहता है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू डू द सीन, कि यह सीन कैसे करे, यानी कि इसकी फिल्मांकन, इसकी शूटिंग कैसे करे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। द प्रोड्यूसर वुड से, जो उसका निर्माता है वो कहता, एंड शुभ वुड कम आउट विद 4 वेज, और शुभ झट से उसको 4 रास्ते बता देता था। ऑफ द रेड पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स स्प्रिंग, कि जब चूहा उस बाघिन को मार देता था तो उसके बच्चों पर कैसे प्यार लुटाया जाए, कैसे उनको प्यार से देखभाल की जाए, इसके लिए शुभ निर्माता को 4 नए रास्ते बता देता था। गुड, बहुत अच्छी बात है, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं अभी पक्के के तौर पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, इट इज़ इफेक्टिव इनफ, कि यह प्रभावशाली साबित होगा या नहीं। द प्रोड्यूसर वुड से, फिर से निर्माता ऐसी बात कहता, एंड इन अ मिनट, और अगले एक ही मिनट में, शुभ वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव आइडियाज़, कि उसके अगले ही मिनट में जो शुभ है वो 14 नए रास्ते और बता देता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक शुभ अराउंड, कि शुभ के चारों ओर फिल्म को बनाना बहुत ही आसान रहा होगा, यानी कि हर फिल्म में जैसे जिस तरीके से शुभ नए नए तरीके बताया करता था निर्माताओं को,
या निर्देशक को कि हम इस सीन को ऐसा बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपके सामने जो उदाहरण है कि एक चूहा बाघिन से लड़ता है अंडर वाटर, उसको मार देता है, फिर उसके बाद उसके बच्चों पर वो प्यार लुटाता है, तो उसके वो नए नए तरीके बता दिया करता था। And if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years, it was Subbu। कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति था भी जिसने जेमिनी स्टूडियो को उसके स्वर्णिम वर्षों में एक परिभाषा और एक निर्देश दिया, यानी कि उसको दिशा दिखाई, वह कोई और व्यक्ति नहीं था बल्कि वह सुब्बू ही था। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी, कि सुब्बू की अपनी एक अलग ही पहचान थी एज ए पोइट, एक कवि के रूप में। एंड दो, और यद्यपि ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, कि इसलिए वह हर प्रकार के जो बड़े जो कार्य थे और जो पेचीदा कार्य थे उसके लिए वो पूरी तरीके से योग्य भी था। एंड ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मास, और वहाँ पर जो कार्य करने वाले जो बहुत सारे लोग थे वह उनको जानबूझकर अपने काव्य को सुनाने के लिए चुना करता था। His success in film overshadowed and dwarfed his literary achievements, कि जो उसकी साहित्य की जो उपलब्धियाँ थी, जो उसकी सफलता थी, फिल्मों की सफलता ने उसकी अपनी सारी जो खुद की योग्यता थी और सफलता थी उसको ढक दिया। और या फिर सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, या फिर उसके आलोचकों को भी ऐसा महसूस होता था। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, की उसने बहुत सी मौलिक कहानियाँ और काव्यों का रचना किया। इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन, वहाँ के लोकगीत के टेक पर आधारित और उनके उच्चारण पर आधारित होकर के। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, और उसने एक अव्यवस्थित नॉवल भी लिखा जिसका नाम था थिलाना मोहलम्बल, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एस्ड कैरेक्टर, जिसमें उसने दर्जनों ऐसे चरित्र लिए जिनको उन्हें बहुत ही बारीकी से उकेरा। He quite successfully recreated the mood and manners of the देवदासी of early 20th century, और उसने बड़ी सफलतापूर्वक जो 20वीं शताब्दी की शुरुआती जो देवदासी के जो मनोस्थिति थे, जो उनका मूड था, उसको सबके सामने रखने में बड़ी सफलता हासिल की, यानी कि उन्होंने उनके बारे में भी लिखा। ही वॉज अमेजिंग एक्टर, वह बहुत ही अच्छा कलाकार था। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल, कि उसने कभी भी मुख्य भूमिका निभाने की इच्छा नहीं रखी, बट लेकिन वट एवर सब्सिडारी रोल ही प्लेड, की जो भी उसने सहयोगी रोल निभाए, यानी कि सहयोगी भूमिका में जो भी रोल उसको दिया गया इन एनी ऑफ द फिल्म्स, किसी भी फिल्म में, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोर्टेड मेन प्लेयर्स, कि उसने हमेशा जो उसके सपोर्टेड प्लेयर्स थे, यानी कि जो सपोर्टेड जो कलाकार थे, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा उस रोल को निभाया। एंड ही हैड ए जीनियस लव फॉर एनीवन, और वो हमेशा सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। ही केम अक्रॉस, जिससे भी वो मिलता। एंड हीज हाउस, और जो उसका घर था, वॉज ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंस, और दूर के रिश्तेदारों और आसपास के जान पहचान वाले लोगों के लिए उसका घर एक स्थायी निवास बन चुका था, यानी कि वे सभी उसके घर में रहते थे। एंड हीज हाउस, और जो उसका घर था, वॉज ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंस, और जो उसका घर था वह एक निवास स्थान बन चुका था दर्जनों लोगों के लिए। वो ऐसे लोग थे जो उसके दूर के रिश्तेदार थे और जान पहचान के लोग थे, सभी लोग उसके घर में रहते थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूस नेचर टू बी इवन कॉन्शियस, और यहाँ तक कि इस बारे में जागरूक होना उसके स्वभाव के विपरीत था। दैट की वह इतना विपरीत था कि ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम, कि वह इतने सारे लोगों को खाना खिला रहा था और उनकी मदद कर रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, ऐसा दानी और फिजूल खर्ची व्यक्ति। एंड येट, और फिर भी ही हैड एनिमीज, फिर भी उसके दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज, और ऐसा इसलिए था, ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, कि वह बॉस के, यानी कि उस स्टूडियो के मालिक के बहुत ही करीब नज़र आता था, इसलिए सभी उससे चिढ़ते भी थे। और या फिर बात यह थी कि वॉज इट हिज जनरल डिमनर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोपैंट्स, कि उसका जो आमतौर पर जो व्यवहार था वह चापलूसों के व्यवहार से मिलता जुलता था। और या फिर हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग, कि वह हमेशा बहुत अच्छी बातें करने के लिए तैयार रहता था अबाउट एवरीथिंग, यानी किसी भी चीज़ के लिए वो हमेशा अच्छा ही बोलता था, या फिर उसका ये वाले स्वभाव से उसके दुश्मन थे। और आगे इसमें लिखा है कि इन एनी केस, और किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में, देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, कि मेकअप डिपार्टमेंट में यह वो व्यक्ति था
हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर सुब्बू, जो कि सुब्बू के लिए हमेशा बहुत ही बुरे से बुरे चीज़ों की कामना करता था। आगे इसमें बताया गया कि यू सो सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, कि आपने हमेशा सुब्बू को बॉस के साथ ही देखा, यानी कि सुब्बू हमेशा बॉस के साथ ही नज़र आता था। बट लेकिन इन द अटेंडेंस रोल, यानी कि जो अटेंडेंस और जो रजिस्टर था उसमें वह ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कोल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, लेकिन रजिस्टर के अनुसार वह एक ऐसे विभाग में शामिल था जो कि कथा विभाग कहलाता था, यानी कि कथा विभाग में वह शामिल था। कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, कि जिसमें शामिल थे एक वकील और कुछ लेखक और कुछ कवि भी उसमें शामिल थे, यानी कि वह लेखकों और कवि और साथ साथ वकीलों के ग्रुप में शामिल था। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र, और जो वहाँ पर वकील था वह आधिकारिक तौर पर वहाँ के कानूनी सलाहकार के रूप में था। बट लेकिन एवरीबडी रेफर्ड हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर कोई उसे उस कार्य के विपरीत मानता था। देखा है कि एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, और वो बहुत ही ज़्यादा तुनक मिजाज भी थी, यानी कि वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाया करती थी। वंस, एक बार, ब्लू ओवर ऑन द स्टेज, एक बार वो फिल्म के स्टेज पर भड़क उठे, यानी कि उसको अचानक गुस्सा आ गया। वाइल, जबकि एवरीवन स्टूड स्टंट, जबकि वहाँ पर जो बाकी लोग थे वे एकदम सन खड़े रह गए। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, और वकील साहब ने बड़े चुपके से आवाज़ का रिकॉर्ड करने वाला यंत्र चालू कर दिया। वैन, और जब द एक्ट्रेस पोस्ट फॉर ब्रेथ, और जब गुस्सा करते करते वह अभिनेत्री सांस लेने के लिए रुकी, द लॉयर सेड टू हर, वकील ने उनसे कहा, 1 मिनट प्लीज़, कृपया 1 मिनट, एंड और प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को दोबारा चालू कर दिया। देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग एंड अनमेंशनली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस tirade अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, हालांकि निर्माता के खिलाफ जो गुस्से में आई हुई जो अभिनेत्री उसके द्वारा किए गए कथन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो कि कोई बुरी हो या फिर किसी का अपमान करने वाली कोई बात हो। लेकिन जब से हर्ड हर वॉइस अगेन, लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ को दोबारा सुना थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, उस आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र के द्वारा, शी वॉज स्टक डम, वह अवाक रह गई और वह कुछ न बोल सकी। ए गर्ल फ्रॉम अ कंट्री साइड, एक ऐसी लड़की जो कि किसी गांव की तरफ से हो। शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, कि वह संसार के उन सभी अनुभवों से नहीं गुजरी हो, दैट जनरली, जो कि आमतौर पर प्रिसीड अ पोजिशन ऑफ अ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और नाजुक स्थिति से पहले की होती है। दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापल्टेड इनटू, जिसने उसे ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, जो डर उसने उस दिन महसूस किया उस डर से वो कभी भी बाहर नहीं आ पाई। दैट वॉज द एंड, और वह एक ऐसा अंत था, ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, वह एक ऐसा छोटा और बहुत ही प्रतिभाशाली एक्टिंग करियर का अंत था। द लीगल एडवाइज़र, जो कानूनी सलाहकार थे, हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो कि एक कथा विभाग के एक सदस्य भी थे, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, उन्हीं की वजह से वह एक दुखद अंत उस प्रतिभाशाली एक्टिंग करियर का हुआ। वाइल, जबकि एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, और जबकि उस विभाग के अन्य सदस्य वर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, उन्होंने एक अलग प्रकार की वेशभूषा पहनी हुई थी, खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लमजी टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, एक खादी धोती और एक ढीली ढाली बड़े बेढंग तरीके से बनी हुई खादी एक शर्ट थी जिसको पहन रहे थे। द लीगल एडवाइज़र वॉर पैंट्स एंड टाई, और जो वकील साहब थे वह पैंट और टाई पहना करते थे। सम टाइम, और कभी कभी, आ कोट दैट लुक लाइक ए कोट ऑफ मेल, और कभी कभी वो ऐसा कोट पहना करते थे जो कि एक कवच के जैसा नज़र आता हो। कोट ऑफ मेल का मतलब होता है एक कवच के जैसा पहना हुआ कोट। ऑफन, आमतौर पर, ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, आमतौर पर वह वकील साहब अकेले और असहाय नज़र आते थे। अ मैन ऑफ कोड लॉजिक इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सपनों की दुनिया देखने वालों की जो भीड़ है उसमें वो एक नीरस लॉजिक देते हुए नजर आते थे। अ न्यूट्रल मैन इन अ असेंबली ऑफ गांधी टीज एंड खादी टीज, वो एक गांधी के विचारों और खादी के विचारों वाले जो भीड़ थी उसमें वो अकेले ही नजर आते थे। आगे इसमें लिखा है कि लाइक सो मेनी ऑफ दोज, उन सभी लोगों की तरह, हु वर क्लोज टू द बॉस, जो कि बॉस के बड़े नज़दीक थे,
ही वॉज ऑल्सो अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उनको भी फिल्म बनाने की आज्ञा दी गई। एंड दाउ ए लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड, और बहुत भारी मात्रा में उसको कच्चा माल और पैनकेक कंपनी के बहुत सारी सामग्री को यूज़ करने के लिए दिया गया। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, उस फिल्म की तरफ से कुछ खास आमदनी नहीं हुई। देन वन डे, और एक दिन, द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टांस, और सिर्फ यही एक ऐसा उदाहरण था इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, सभी मानव के इतिहास में, वेयर जहाँ पर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, कि जहाँ पर एक वकील ने अपनी जॉब खो दी थी, बिकॉज द पोइट वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि सारे जो कवि लोग थे उनको घर जाने के लिए कह दिया गया था। सिर्फ ये एक ऐसा उदाहरण था जिसकी वजह से एक वकील ने अपनी जॉब खो दी थी। आगे इसमें लिखा है कि जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हंट ऑफ पोइट्स लाइक एस योगियर, शंकु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, कि यहाँ पर जो जेमिनी स्टूडियो था वो एक घूमने का स्थान, एक पसंदीदा घूमने का स्थान भी बन चुका था ऐसे कवियों के लिए जिनका नाम था जैसे कि एस योगियर, शंकु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, और इस स्टूडियो में एक बहुत ही अच्छा भोजनालय भी था। वी सप्लाई, जो कि सप्लाई करता था गुड कॉफ़ी एट ऑल द टाइम ऑफ द डे, जो कि पूरे दिन बहुत अच्छी कॉफ़ी की सप्लाई करता था। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और कभी कभी रात के समय में भी वो कॉफ़ी की बहुत अच्छी सप्लाई करता था। दोज वर द डेज, वे वो दिन थे, व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन, कि वे वो दिन थे कि जहाँ पर कांग्रेस के शासन का मतलब था प्रतिबंध। एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और कॉफ़ी के कप के साथ आपस में मिलना, एक मीटिंग करना बहुत ही अच्छा मनोरंजन भी था। आगे इसमें लिखा है कि बारिंग द ऑफिस बॉयज़ एंड अ कपल ऑफ क्लर्क, कि कुछ एक क्लर्क को छोड़ कर के और ऑफिस बॉयज़ को छोड़ करके, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडिएटेड लीजर, कि उस स्टूडियो में खाली ही घूमते रहते थे। प्री रिक्विजिट्स फॉर पोइट्री, जो कि काव्य की सबसे पहली शर्त थी, यानी कि माना जाता था कि जो लेखक, जो कवि काव्य वगैरह लिखते थे उनको खाली रहना बहुत ज़रूरी था ताकि वो सोच सके और कुछ लिख सके। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर, वॉर खादी, कि उनमें से ज़्यादातर खादी के कपड़े ही पहना करते थे। एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और गांधी जी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट, लेकिन उसके अलावा यानी कि उसके बाहर, दे हैड नॉट द फैंटेस्ट एप्रिसिएशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड, लेकिन उनके अलावा उनमें से किसी को भी कुछ खास नॉलेज नहीं थी, यानी कि कुछ खास जानकारी नहीं थी फॉर पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक विचारों के बारे में, ऑफ एनी काइंड, यानी कि राजनीतिक विचारों के बारे में किसी भी प्रकार की उनको कोई खास नॉलेज नहीं थी। नेचुरली, लेकिन स्वाभाविक रूप से, देवर ऑल एवर्स, कि वो सभी के सभी खिलाफ थे, सभी के सभी विपरीत थे, टू द टर्म कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म शब्द के वो बिल्कुल खिलाफ थे। आ कम्युनिस्ट वॉज आ गॉडलेस मैन, कि एक कम्युनिस्ट ऐसा व्यक्ति था जो कि ईश्वर विहीन व्यक्ति था, यानी कि उसे ईश्वर पर जरा भी यकीन नहीं था। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव, कि उसको बच्चों से और अपनी पत्नी से जरा भी प्यार नहीं था, यानी जो कंजुगल लव होता है वो पति पत्नी का जो प्यार है उसको कहा जाता है, और फिलियल लव होता है बच्चों से प्यार होना, कि उसे बच्चों से और अपनी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। ही हैड नो कंपंक्शन, कि उसे जरा सा भी पछतावा नहीं था, जरा सा भी दुख नहीं था। अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, कि अपने माता पिता को और अपने खुद के बच्चों को मारने पर भी उसको जरा सा भी पछतावा नहीं था। ही वॉज ऑलवेज आउट ऑफ काउज, कि वो हमेशा तैयारी में रहता था। एंड स्प्रेड अनरेस्ट, और अशांति फैलाने के लिए तैयार रहता था। एंड वायलेंस, और हिंसा फैलाने के लिए भी तैयार रहता था। अमंग द इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, कि मासूम और जो अज्ञानी लोग थे उनके बीच में हमेशा अशांति और हिंसा फैलाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। सच नोशंस, और ऐसे विचारधारा, ऐसे विचार, विच प्रिवेल्ड, जो कि फैल गए थे एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम, उस समय ऐसे विचार, ऐसी विचारधारा साउथ इंडिया में पूरी तरीके से फैल गए थे। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, फ्लोटेड अबाउट वेगुली अमंग द खादी क्लेड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो, कि जेमिनी स्टूडियो में जो खादी पहने जो कवि थे वो अस्पष्ट रूप से इधर उधर फैले हुए थे। एविडेंस ऑफ दिस, और इस बात का जो सबूत था, वाज सून फोर्थकमिंग, बहुत ही जल्द सबके सामने आने वाला था।
आगे इसमें लिखा है कि वैन फ्रैंक बकमैन्स मोरल री आर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मेड्रास समटाइम इन 1952। सन 1952 में कभी फ्रैंक बकमैन्स की मोरल री आर्मामेंट आर्मी के लगभग 200 सदस्य घूमने के लिए मद्रास आए थे। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया दैन द जेमिनी स्टूडियो, कि वो पूरे भारत में जेमिनी स्टूडियो के अलावा कहीं भी एक ऐसा बहुत ही अच्छा स्वागत नहीं पा सकते, यानी कि उनका जेमिनी स्टूडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा स्वागत पूरे भारत में किया गया था। समवन कॉल्ड द ग्रुप ऑफ एन इंटरनेशनल सर्कस, कि किसी ने तो जेमिनी स्टूडियो को एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस का ग्रुप भी कह दिया था। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रिपेज, कि वे झूलों के खेल में ज़्यादा अच्छे नहीं थे। एंड देयर एक्वेटेंस विद एनिमल, और उनकी जान पहचान सिर्फ जानवर से इतनी ही थी, वॉज ओनली एट द डिनर टेबल, की जो उनके खाने के टेबल पर ही होती थी, यानी कि वे जानवरों का मांस खाते थे। बट लेकिन दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन वे दो ऐसे नाटक को बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षित तरीके से प्रेजेंट करते थे। देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर रन सेवरल शोज इन मैड्रास, जो उनके दो नाटक थे जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, इनके मैड्रास में बहुत सारे शोज चले। एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और उस सिटीज़न के बहुत सारे लोगों के साथ द जेमिनी फैमिली के जो सदस्य थे ऑफ 600, लगभग 600 सदस्य। सो द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन, उन सारे शोज को बार बार बहुत बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल ह्यूमिलीज, और जो नाटकों का संदेश था वो आमतौर पर बड़ा साधारण और सीधा नैतिक शिक्षा पर आधारित होता था। बट लेकिन द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम वर फर्स्ट रेट, लेकिन जो उनका सेट था जहाँ पर वो नाटक करते थे, जो उनका मंच था और जो उनकी वेशभूषा थी, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हुआ करती थी। मेड्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, कि मद्रास की और तमिल की जो ड्रामा समुदाय था वो पूरी तरीके से प्रभावित था। एंड फॉर सम ईयर्स, और कुछ वर्षों के लिए ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस, लगभग सभी के सभी तमिल जो नाटक थे, हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, उनमें जो सीन दर्शाया जाता था जो कि सूर्योदय का सीन था, सूर्यास्त का जो सीन था, इन द मैनर ऑफ जोथम वैली के सीन के जैसा ही हुआ करता था। विद अ बेयर स्टेज, एक खाली मंच के ऊपर, विद अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, जिसके पीछे एक सफ़ेद रंग का एक पर्दा लगाया जाता था। एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और बांसुरी की एक धुन बजाई जाती थी। वो बिल्कुल सेम जोथम वैली के जो नाटक थे उनके, उन्हीं की तर्ज पर उनका वो दृश्य बनाया जाता था। वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे। आगे इसमें लिखा है कि इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न, और कुछ वर्षों के बाद मुझे पता चला दैट द MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, कि एक प्रकार का वहाँ पर एक आंदोलन था जिसका नाम था MRA, जो कि एक विपरीत साम्यवाद आंदोलन था। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मेड्रास लाइक मिस्टर वासन, और मद्रास के जो बड़े बड़े जो बॉस थे मिस्टर वासन की तरह, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड, उनके हाथों की कठपुतली बन चुके थे, यानी कि उनके हाथों में वो खेल रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों पर उस आंदोलन का पूरा प्रभाव नज़र आ रहा था। आई एम नॉट श्योर हावेवर, कि हालांकि मैं पूर्ण रूप से श्योर नहीं हूँ, यानी कि मुझे पक्का यकीन नहीं है, दैट दिस वाज इंडीड द केस, की क्या वाकई में यही घटना थी, क्या वास्तव में ऐसा ही हुआ था। फॉर, क्योंकि द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेंड द सेम, क्योंकि इस तरीके के बिना किसी परिवर्तन के जो पहले से चलता आ रहा था, जो उनकी छवि थी ऑफ दीज बिग बॉसेस, इस प्रकार के जो बड़े बड़े जो बॉस थे, जैसे कि मिस्टर वासन थे मद्रास के, एंड देयर एंटरप्राइजेस, और जो उनकी जो कंपनियां थी जो कि नाटक बनाया करती थी, फिल्में बनाया करती थी, रिमेंड द सेम, वो पहले की तरह वैसे के वैसे ही रहे। MRA और नो MRA, कि MRA का होना या फिर ना होना, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, के अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का होना या फिर ना होना, इस बात का किसी भी तरीके से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। द स्टाफ ऑफ द जेमिनी स्टूडियो का जो स्टाफ था, जो लोग काम करने वाले थे उसमें, हैड ए नाइस टाइम, उनका बहुत अच्छा समय बीता, होस्टिंग 200 पीपल, उन 200 व्यक्तियों का स्वागत करने में, ऑफ ऑल ह्यू एंड साइज ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़, जो कि लगभग 20 देशों से वो वहाँ पर आए थे।
इट वॉज सच ए चेंज, यह एक ऐसा बदलाव था फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन की जो कि आमतौर पर वहाँ पर जो कलेक्शन होता था यानी कि यहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना था ऑफ क्राउड प्लेयर की जो भीड़ का रोल निभाने वाले जो कलाकार थे, वेटिंग टू बी स्लैप्ड के अपने चेहरे पर जो रंग पुतवाने का जो इंतज़ार करते थे, विद थिक लेयर एक मोटी परतों के साथ ऑफ मेकअप, उस मेकअप का यानी कि जिस तरीके से जो उन्होंने 200 लोगों का जो स्वागत करने में जो समय बताया वो थोड़ा उस बात से अलग था जो कि आमतौर पर जो भीड़ का रोल निभाने वाले जो कलाकार थे जिसको बोलते हैं क्राउड प्लेयर्स, जो कि अपने चेहरे पर रंग पुतवाने और उस मेकअप की मोटी परत लगाई जाने का इंतज़ार करते थे बाय द ऑफिस बॉय, उस ऑफिस बॉय के द्वारा इन द मेकअप डिपार्टमेंट जो कि उनका मेकअप विभाग था, उस चीज़ से उस कार्य से वो थोड़ा अलग था। आगे इसमें आपको बताया गया कि a few months later, कुछ महीनों के बाद द फोन लाइन्स ऑफ द बिगेस्ट बॉसेस ऑफ मद्रास बज्ड, कि मद्रास के जो बड़े बड़े जो बॉस थे उनके फ़ोन बज उठे। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर से, वी एट द जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज, और एक बार हमने फिर से जेमिनी स्टूडियो के शूटिंग करने का जो स्टेज था उसको पूरी तरीके से खाली कर दिया। टू वेलकम अनदर विजिटर, एक और आगंतुक का स्वागत करने के लिए। ऑल दे सेड वाज, जो भी कुछ उन्होंने बातें कही उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ यही थी कि ही वाज ए पोइट फ्रॉम इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड देश का एक कवि हैं। द ओनली पोइट्स, सिर्फ वही कवि फ्रॉम इंग्लैंड जो कि इंग्लैंड देश के रहने वाले थे। द सिंपल जेमिनी स्टाफ, जो कि जेमिनी स्टाफ थे, जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले जो लोग थे। न्यू, जिनको वे जानते थे। और हर्ड ऑफ वर, जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना ही था, वे थे वर्डवॉर्थ एंड टेनिसन, कि टेनिसन और वर्डवॉर्थ के बारे में उन्होंने सुना था। द मोर लिटरेट वंस, और जो और भी ज़्यादा अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, न्यू ऑफ कीट्स, शैली एंड बायरन, कि वे कुछ और भी जो विदेशी जो लेखक थे या फिर विदेशी जो कवि थे जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, वे कीट्स थे, शैली, बायरन को जानते थे। एंड वन और टू माइट हैव फैंटी कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम एलियट, और कुछ एक लोग सिर्फ उनको वैसे ही जानते होंगे जिन्होंने सिर्फ उनके बारे में एक दो नाम ही सुना होगा। टू नो ऑफ समवन बाय द नेम एलियट, जो कि एक एलियट नाम का जो ये कविता, उन्होंने सिर्फ उनका नाम ही सुना, ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन था, हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ, कि वह कवि कौन था जो कि जेमिनी स्टूडियो में अब आ रहा था। आगे इसमें आपको बताया कि ही इज़ नॉट अ पोइट, कि वह कोई कवि नहीं है। ही इज़ एन एडिटर, कि वह एक संपादक है। दैट्स वाई, इसीलिए। द बॉस इज़ गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन, इसीलिए जो हमारे बॉस थे, जो मिस्टर वासन थे, वो उनको बहुत बड़ा स्वागत दे रहे थे, यानी कि उनका बहुत बड़ा स्वागत कर रहे थे। वासन वाज ऑल्सो द एडिटर, कि मिस्टर वासन भी एक एडिटर थे, एक संपादक थे, ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकतन, की आनंदा विकतन जो साप्ताहिक उनकी पत्रिका थी उसके एडिटर थे, इसीलिए उन्होंने शायद उनका इतना बड़ा स्वागत किया। आगे इसमें लिखा है कि ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स, कि वे उन सभी परिचित नामों में से कोई भी ऐसा संपादक नहीं था। ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन, जो कि ब्रिटिश प्रकाशन में आता हो, इन द मद्रास, यानी कि मद्रास में जो लोग रहते हैं, और वे लोग जो कि विदेशी पब्लिकेशंस में जो नाम है उनको जानते थे, वह आने वाला जो व्यक्ति था उनमें से कोई भी वो एडिटर नहीं था। दैट इज़, अर्थात दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो, यानी कि जिनको जेमिनी स्टूडियो में जाना पहचाना जाता था, इनमें से वो कोई भी नहीं था। सिंस, हालांकि द टॉपमैन ऑफ द हिंदू, की हिंदू समाचार पत्र के जो बड़े लोग थे, वर टेकिंग द इनिशिएटिव एंड सरमाइज वॉज दैट, कि वह कुछ पहल कर रहे थे और वो अंदाज़ा लगा रहे थे, यानी कि वो अपने समाचार पत्र में उस आने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। वॉज दैट, वो बात यह थी कि द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ ए डेली, कि जो वो आने वाला जो व्यक्ति था वह एक वहाँ पर डेली समाचार पत्र का, जो डेली जो पत्रिका आती थी उसका कोई संपादक था। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डन और लंदन टाइम्स, लेकिन वह मैनचेस्टर गार्डन और लंदन टाइम्स से तो बिल्कुल भी नहीं थे। दैट वॉज ऑल, यही सिर्फ इतनी सी बात थी। दैट वॉज ऑल इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, कि हम में से सबसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले, सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वाले लोगों को भी सिर्फ इतना ही पता था। आगे इसमें लिखा है कि एट लास्ट, और अंततः, अराउंड 4 in the afternoon, कि अंत में दोपहर के बाद 4 बजे, द पोइट और द एडिटर, जो वो व्यक्ति था या फिर वो कवि था या फिर वो संपादक था, वह
आ गए, यानी कि उनका आना हुआ शाम के 4 बजे। ही वॉज ए टॉल मैन, वह एक लंबा व्यक्ति था। वेरी इंग्लिश, बिल्कुल अंग्रेज़ लग रहा था। वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा गंभीर था। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और हम में से किसी को भी ना जानने वाले व्यक्ति थे, यानी कि वो हम में से किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, हम उसके लिए बिल्कुल अनजान थे। बैटलिंग विद द हाफ ए डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, कि शूटिंग स्टेज पर प्रयोग किए जाने वाले जो पेडेस्टल फैंस थे, लगभग आधा दर्जन पंखों को झेलते झेलते, यानी कि उनका संघर्ष करते हुए, द बॉस, हमारे जो बॉस थे मिस्टर वासन, रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच, उन्होंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण पढ़ा। इट वॉज ऑब्वियस, यह पूरी तरह से स्पष्ट था, दैट ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोएट, कि इस बात से ये पूरा स्पष्ट हो रहा था कि वह भी उस आने वाले व्यक्ति के बारे में, यानी कि जो वो कवि था या फिर जो वो एडिटर था, उनके बारे में वो भी ज़्यादा नहीं जानते। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, कि जो स्पीच थी वो ज़्यादातर साधारण शब्दों से भरी हुई थी, बट लेकिन हियर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं इट वाज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, लेकिन कहीं कहीं उनके भाषण में कुछ एक दो वर्ड थे जो कि आज़ादी और लोकतंत्र से जुड़े हुए थे। देन द पोएट स्पोक, उसके बाद वो कवि बोले, ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, कि वह इतनी ज़्यादा आलसी और इतनी ज़्यादा शांत रहने वाले ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर सके, यानी उनके सामने वो बोल नहीं सके। नो वन न्यू व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, किसी को नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड हीज एक्सेंट, और जो उनका बोलने का जो अंदाज था, जो तरीका था, जो लहजा था, डिफीटेड एनी अटैम्प्ट, हमारी हर कोशिशों को परास्त कर रहा था। टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज सेइंग, यानी कि जो भी वो कुछ कह रहा था और जो बोलने का जो तरीका था, जो अंदाज था, जो उसका उच्चारण था, वह हमारी सारी कोशिशों को विफल कर रहा था कि वो समझने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, सारी जो बात थी, सारा जो भाषण था उनके द्वारा जो दिया गया, वो लगभग 1 घंटे तक चला। देन द पोएट लेफ्ट, उसके बाद कवि वहाँ से चले गए। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बेफलमेंट, और हम सब थोड़ा असमंजस की स्थिति में वहाँ से तितर बितर हो गए, यानी कि हमें कुछ भी समझ नहीं आया। व्हाट आर वी डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, कि वो जो अंग्रेज़ कवि है वो ऐसे स्टूडियो में क्या कर रहा है जो कि सिर्फ तमिल फिल्में बनाता है, यहाँ के साधारण से साधारण सिंपल तरीके के लोगों के लिए। तो ऐसे स्टूडियो में वह कवि क्या कर रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल था। पीपल, वे लोग, हुज लाइफ लिस्ट ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी, कि ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी ने उनको बहुत ही कम मात्रा में वह संभावना ला करके दी थी। पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, की जो संभावनाएं हैं उनकी रुचि को जागृत करने के लिए, यानी कि उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए, फॉर इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी काव्य के प्रति, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ही कम संभावनाएं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो जेमिनी स्टूडियो है, जो कि तमिल फिल्में बनाता है साधारण लोगों के लिए, तो ऐसे स्टूडियो में वो जो अंग्रेज़ कवि है वह कर क्या रहे हैं, यह भी उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल था। आगे इसमें लिखा है कि द पोइट लुक्ड प्रीटी बेफल्ड टू, कि जो अंग्रेज़ कवि है वह भी थोड़ा दुखी दिखाई दिया। फॉर, क्योंकि ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर इनकॉन्ग्रुइटी, कि उसने भी अपने भाषण में एक बेतुकापन महसूस किया। ऑफ स्टॉक, यहाँ पर ऑफ स्टॉक का मतलब होता है अपने भाषण में, कि उसने अपने भाषण में एक बेतुकापन भी महसूस किया। अबाउट थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट, कि एक अंग्रेज़ कवि के काव्य में जो एक उत्तेजना होती है, जो दुख होता है, तो वह अपने भाषण के बेतुकेपन में भी उसने महसूस किया होगा। हिज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, के जो उसका आवागमन है, जो उसका आना है, वो बिना समझाई गई एक उलझन बन करके हमारे लिए रह गया, यानी कि एक रहस्य रह गया, कि यानी कि किसी को समझ नहीं आया कि वो आए क्यों थे। आगे इसमें लिखा है कि द ग्रेट प्रोस राइटर ऑफ द वर्ल्ड में नॉट एडमिटेड, कि हो सकता है कि संसार के जो महान गद्य लेखक है वो इसको स्वीकार ना करे, बट माई कन्विक्शन, लेकिन जो मेरे विचार हैं, ग्रोज स्ट्रोंगर डे बाय डे और डे आफ्टर डे, कि जो मेरे विचार हैं वो दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। दैट, इस चीज़ को लेकर के, दैट प्रोस राइटर इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ जीनियस, कि जो प्रोस राइटिंग का जो वर्क है वह किसी जीनियस और प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए नहीं है और ना ही वो हो सकता है। इट इज़ फॉर पेशेंट, परसिस्टेंट एंड प्रिजर्विंग ड्रज विद द
हार्ट सो श्रंक दैट नथिंग कैन बी ब्रेक इट, कि यह कार्य ऐसे व्यक्ति के लिए जो धैर्यवान हो, परसिस्टेंस हो, लगातार दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने वाला हो, एंड प्रिजर्विंग ड्रज, जो कि बोरिंग सा और उदासीन तरीके का जो काम करने वाला है उसके लिए है ये सारा कार्य। विद ए हार्ट सो स्ट्रांग, के ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका हृदय बिल्कुल सिकुड़ चुका है, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, जिसको कोई भी चीज़ तोड़ ना सके। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए नकारने की जो पर्ची है उसका कोई मोल ना हो, यानी कि उसको किसी प्रकार से जो अस्वीकृति भी मिले उससे तब भी उसको कोई फर्क ना पड़े। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, और फिर वह अपने एक लंबे चौड़े गद्यांश की एक ताज़ा कॉपी बनाने में व्यस्त हो जाता है। यहाँ पर सेट्स अबाउट का मतलब होता है किसी काम में तुरंत लग जाना। एंड सेंड्स इट ऑन टू अनदर एडिटर, और फिर वह इसको किसी अन्य संपादक के पास भेजता है। इंक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, और उस कॉपी को वापस लाने के लिए, वापस भेजने के लिए उसके साथ डाक टिकट भी लगा करके भेजता है। इट वॉज फॉर सच पीपल, कि यह ऐसे लोगों के लिए था, दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टाइनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, कि हिंदू न्यूज़पेपर ने अपने समाचार पत्र के एक महत्वहीन कोने में, एक महत्वहीन जो पेज था उसमें एक छोटी सी घोषणा छापी थी। अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर, कि एक ब्रिटिश पीरियोडिकल था जिसका नाम था द एनकाउंटर, उसके द्वारा एक लघु कथा का कॉन्टेस्ट यानी कि छोटी स्टोरी का एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑफ कोर्स, और बेशक द एनकाउंटर वाज नॉट अ नॉन क्वांटिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी, कि जेमिनी स्टूडियो के जो साहित्यकार थे, जो साहित्य को पसंद करते थे, उनके लिए द एनकाउंटर नाम का जो ये नाम है ये कोई पुराना नाम नहीं थे, बिल्कुल नया नाम था। आगे इसमें लिखा है कि आई वांटेड टू गेट एन आइडिया, कि मैं एक आइडिया लेना चाहता था ऑफ द पीरियडिकल, उस मैगजीन के बारे में। बिफोर आई स्पेंड अ कंसिडरेबल, कि उसमें कुछ पैसा खर्च करने से पहले। सम इन पोस्टेज, की जो डाकघर में जो पैसा खर्च होगा उसमें पैसा खर्च करने से पहले। सेंडिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में अपनी उस कॉपी को, जिसमें वो प्रतियोगिता की एक लघु कथा की जो प्रतियोगिता थी उसमें अपनी उस कॉपी को भेजने से पहले मैं उसके बारे में कुछ विचार लेना चाहता था, कुछ आइडिया लेना चाहता था। इन दोज डेज, उन दिनों, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी, हैड एन एंट्रेंस, उनका जो प्रवेश द्वार था, विद नो लॉन्ग वाइडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिस, कि उस पर कोई भी बड़े बड़े बोर्ड वगैरह या फिर कोई सूचना पत्र नहीं लगाए जाते थे। टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इन टू अ फॉरबिडन एरिया, कि जिससे कि आपको महसूस हो कि आप किसी निषेध एरिया में प्रवेश कर रहे हो, यानी कि उन दिनों ऐसे कोई बोर्ड नहीं होते थे, ऐसी कोई रोक टोक नहीं होती थी, आप सीधे ही वहाँ पर जा सकते थे। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लेइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशमैन, और वहाँ पर एनकाउंटर की बहुत सारी प्रतिलिपियाँ वहाँ पर पड़ी थी। वेरियस डिग्री, जो विभिन्न अंक थे, ऑफ फ्रेशनेस, बिल्कुल ताज़े ताज़े, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर, जो कि अभी किसी भी रीडर ने पढ़े भी नहीं थे, यानी कि उनको छुआ भी नहीं था। When I read the editor's name, जब मैंने उसमें संपादक का नाम पढ़ा, I heard a bell ringing in my shrunken heart, और मैंने अपने सिकड़े हुए दिल में एक घंटी सी बजती महसूस करी। It was the poet, कि यह वही पोइट था, who had visited the Gemini studio, जो कि जेमिनी स्टूडियो में आया था। I felt like, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि I had found a long lost brother, कि मेरा कोई पुराना बिछड़ा भाई मुझे मिल गया हो। And I sang, और मैं गुनगुना रहा था, एज आई सील्ड द एनवेलप, कि जैसे कि मैं एनवेलप को बंद कर रहा था तो मैं ऐसा गा रहा था। एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और मैं उसका एड्रेस नोट कर रहा था। आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा, दैट ही इज़ टू बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग, कि मेरा जो बिछड़ा हुआ जो पुराना भाई है वह भी बिल्कुल मेरे ही जैसे कोई गीत गा रहा हो। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स, के भारतीय फिल्मों में जो पुराने बिछड़े जो भाई होते हैं, डिस्कवर ईच अदर, वे एक दूसरे को ढूंढ पाते हैं, बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग, एक ही गाना गुनगुनाते हुए, एक ही गाना गाते हुए। इन द फर्स्ट रील, कि जो उस फिल्म की जो पहली रील होती है उसमें जो गाना गाते हैं। एंड इन द फाइनल रील ऑफ द मूवी, और उस फिल्म की जो लास्ट की जो रील होती है उसमें भी वो सेम वही गाना गाते हैं और उसको गा कर के एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं।
स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम, और वह एड्रेस नोट करते करते मेरे सामने स्टीफन स्पेंडर का नाम सामने आया, यानी कि अब मुझे पता चल गया था कि जो कवि जेमिनी स्टूडियो में आया था उसका नाम स्टीफन स्पेंडर है। आगे इसमें लिखा है कि एंड ईयर्स लेटर, और वर्षों के बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, कि जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर था, यानी कि जब मैंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था, एंड आई हैड मच टाइम, और समय मेरे पास बहुत ज़्यादा समय था, बट नॉट मच मनी, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं थे, एनीथिंग एट रिड्यूस प्राइस, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कम कीमत में होती थी, अट्रैक्टेड माई अटेंशन, मेरे ध्यान को केंद्रित कर लेती थी। ऑन द फुटपाथ, और फुटपाथ पर, इन फ्रंट ऑफ द मेड्रास माउंट रोड, मेड्रास माउंट रोड के सामने वाले फुटपाथ पर, पोस्ट ऑफिस, जो कि वहाँ पर माउंट रोड पर जो डाकघर था उसके ठीक सामने वाले रोड पर, फुटपाथ पर, देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, कि वहाँ पर नई किताबों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था, फॉर 50 पैसे, जो कि किताब 50 पैसे की थी। एक्चुअली वास्तव में देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक्स, वास्तव में जो जितनी भी सारी नई नई किताबें थी वो एक ही बुक की कॉपी थी। एन एलिजेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, और जो किताबें थी वो बहुत ही शानदार अमेरिकन संस्करण में थी। आगे इसमें लिखा है कि स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट्स एडिशन, की स्पेशल जो छात्रों के लिए कम प्राइस की किताबें जो रखी गई थी, इन द कनेक्शन, संबंध में, किस संबंध में, विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, की जो रूसी जो क्रांति हुई थी उस क्रांति को 50 साल पूरे हो गए थे, तो उस उपलक्ष्य में, उसकी खुशी में, उसके 50 साल पूरे होने में वे जो किताबें हैं बहुत ही कम कीमत पर स्टूडेंट्स एडिशन के रूप में रखी गई थी। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे वहाँ पर पे किए, एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक, और उसमें से एक बुक मैंने ले ली। द गॉड दैट फेल्ड, की उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। आगे इसमें लिखा है कि 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स, की 6 बड़े विद्वान व्यक्ति इन 6 सेपरेट ऐसे, और 6 प्रकार के अलग अलग निबंध डिस्क्राइब्ड, जिसमें यह वर्णन किया गया था, देयर जर्नी, उनकी यात्रा के बारे में, इंटू कम्युनिज्म, जो साम्यवाद में जो उनकी यात्रा थी, यानी कि जो उन्होंने अपना अनुभव इकट्ठा किया था। अलग अलग 6 जो विद्वान महान व्यक्ति थे उन्होंने अलग अलग ऐसे लिखे हुए थे। एंड देयर डिसल्यूजन रिटर्न, और साथ साथ उनका निराशावादी वापसी के बारे में भी उन किताबों में लिखा हुआ था, जिसमें जो 6 नाम थे वो ये थे, एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कैस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडस, ये सारे नाम पढ़ करके अचानक मुझे वह बुक बहुत ही स्पेशल नज़र आने लगी। सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडस, की बुक ने बहुत ही बड़ा ध्यान अपनी तरफ खींचा, यानी कि वह बुक विशेष हो गई। सिग्निफिकेंस, ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस, यानी कि बहुत बड़ा महत्व अपनी तरफ आकर्षित किया। अब यह बुक कोई आम बुक नहीं थी, उसके अंदर स्टीफन स्पेंडर के बारे में जो बात लिखी हुई थी, यह सुनकर यह बुक मेरे लिए विशेष हो गई थी। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, स्टीफन स्पेंडर वही कवि है जो कि जेमिनी स्टूडियो में आया था। इन ए मोमेंट, और झट से ही एक पल में, आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा, अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड, कि मेरे मन का वो अंधेरा कोना, लिट अप बाय डेज इल्यूमिनेशन, की एक धुंधली रोशनी से जगमगा गया है। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, कि जो जेमिनी स्टूडियो में जो स्टीफन स्पेंडर की जो प्रतिक्रिया थी वह मेरे लिए ज़्यादा रहस्यवादी नहीं रही। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस हैं, मे नॉट हैव मच टू डू विद हिज स्पेंडर्स पोइट्री, की हो सकता है कि उनका मिस्टर स्पेंडर की जो कविताएं हैं, जो काव्य हैं, उनके द्वारा ज़्यादा कुछ लेना देना ना रहा हो, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन उनकी बुक के साथ ऐसा नहीं कहा जा सकता जिसका नाम है गॉड दैट फेल्ड। यानी कि लेखक हमें बताना चाहते हैं कि जो किताब उनको मद्रास के माउंट रोड पर 50 पैसे में मिल गई थी, वह बुक कम्युनिज्म के बारे में लिखी हुई थी, साम्यवाद के बारे में लिखी हुई थी, जिसमें 6 महान व्यक्ति ने अपने अपने साम्यवाद के अनुभव को प्रकाशित किया था। अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि जेमिनी स्टूडियो के बॉस को उनकी कविताओं से कोई लेना देना ना हो, लेकिन उनकी किताब के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस हैं वह भी साम्यवाद के बारे में उसी तरीके के विचार रखते थे जैसे कि स्टीफन स्पेंडर रखते थे। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 12th क्लास की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 6 को स्टडी किया है, जिसका नाम है द पोएट्स एंड पैनकेक।
जो ये चैप्टर है ये भारत के बहुत पुराने फिल्म स्टूडियो के बारे में लिखा गया है, जिसका नाम है जेमिनी स्टूडियो, जिसकी शुरुआत 1940 में हुई थी। और जो लेखक है वहाँ पर अपने कुछ दिन जो उन्होंने बिताए थे, अपने अनुभव को हमसे शेयर करते हुए सारी बात बताते हैं। आई होप कि आपने ये चैप्टर बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को सीखने व समझने की कोशिश की होगी, ताकि आपकी इंग्लिश को भी हेल्प मिल सके। वेल डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये कोशिशें पसंद आती और साथ साथ लाभदायक महसूस होती हैं, तो आप हमारी इन कोशिशों को अपने किसी फ्रेंड, सहपाठी या फिर किसी मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वह भी हमारी इन कोशिशों का लाभ उठा सके और साथ साथ उसकी इंग्लिश को भी हेल्प मिल सके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में इसी चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज को लेकर के, और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जो कि चैप्टर के बीच में आते हैं और चैप्टर खत्म होने के बाद आपके इस टेक्स्ट बुक्स में आपसे पूछे गए हैं, आप उनके आंसर कैसे देंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।